हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने इकोनॉमिक्स पोर्शन स्टार्ट किया है। पहला लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। आज हमारा इसी पे सेकंड लेक्चर है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है एंड आप ये सारे लेक्चर्स देखना चाहते हो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत ही मेहनत से मैंने ये जो आपके पास स्टडी मटेरियल है इसको कलेक्ट किया है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे है, प्लीज इस वीडियो को आपने लाइक, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है, ठीक है। अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड, किसी भी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने सिंपली टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। इसको ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। सो आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के, जो बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होने वाली हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस किया। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और ऊपर से उन रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज हैं। इस वजह से हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अब ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो वांट्स हैं, ये अनलिमिटेड है। इस वक्त दुनिया का कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरा 100% सेटिस्फाई है। अगर आपके पास गाड़ी है, आप चाहते हो दूसरी गाड़ी, या आप चाहते हो इसी गाड़ी का मॉडल ऊपर करें। अब जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है वो हमेशा ये चाहता है कि मैं नंबर वन ही रहूं। जो दूसरे नंबर पे है वो चाहता है कि मैं नंबर वन कैसे आ जाऊं। यानी दुनिया में आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी वांट्स पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो गई होंगी। अब इन चीजों की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, किसकी वजह से अराइज होती है? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। हमारी बहुत सारी वांट्स है, कभी खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, और ऊपर से उनके अल्टरनेटिव यूज भी है। जैसे मनी है, अब इस पैसे से आप गाड़ी खरीद सकते हो, इस पैसे से आप घर खरीद सकते हो, इसी पैसे से फूड खरीद सकते हो। यानी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। या जैसे बिल्डिंग है, एक जमीन है, जमीन के ऊपर आप घर बना सकते हो, उसी जमीन के ऊपर आप ग्राउंड बना सकते हो, उस जमीन के ऊपर आप खाने के लिए कुछ उगा सकते हो। यानी रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जब ये अराइज होते हैं, तो हमारे पास जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जैसे कमांड इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी है, या मार्केट इकोनॉमी है, हर एक इकोनॉमी के लिए तीन बेसिक क्वेश्चंस अराइज होते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस सिंस रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है। अब आप सोचोगे ये जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इनसे मैं क्या बनाऊंगा? आइदर आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे, ठीक है, या कैपिटल गुड्स बनाओगे, या वो गुड्स बनाओगे जो पीस टाइम में इस्तेमाल होते हैं, या वो गुड्स बनाओगे जो जंग के दौरान में इस्तेमाल होते हैं। इनके बारे में आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने डिसाइड कर लिया। आपने क्या किया डिसाइड? आपने कंज्यूमर गुड्स डिसाइड किया। अच्छा, मैं कंज्यूमर गुड बनाऊंगा। फिर आपको यह भी डिसाइड करना है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब सिर्फ अगर आप कंज्यूमर गुड ही बनाओगे, आपके पास मशीनरी कहां से आएगी? अगर फॉर एग्जांपल कल को जंग हो गई तो आपके पास वार टाइम गुड्स भी होनी चाहिए। तो ये चीजें भी आपको डिसाइड करनी है। अगर आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे तो कितने बनाओगे? अगर आप कैपिटल गुड्स बनाओगे तो कितने बनाओगे? अगर आप वार टाइम गुड बनाओगे तो कितना बनाओगे? ठीक है। ये दोनों जो है, ये सब क्वेश्चन है किसके? व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये किसके अंदर आते हैं? तो ये हमारे पास आता है व्हाट टू
प्रोड्यूस के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा, आपने डिसाइड किया, अच्छा मैं जो है कंज्यूमर गुड्स इतने बनाऊंगा, अच्छा वार टाइम गुड्स इतने बनाऊंगा, और बहुत सारे गुड्स इतने इतने बनाऊंगा। अब इनके ऊपर जो टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। अब आपके पास दो टेक्निक है, एक तो है लेबर इंटेंसिव, एक है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब है, यहां पे आप ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करोगे और मशीनरी कम इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का क्या मतलब है, आप ज्यादा मशीनरी इस्तेमाल करोगे और ह्यूमन बीइंग कम इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब देखो, जब आप लेबर इस्तेमाल करोगे आपके पास सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको महंगा पड़ेगा कॉस्ट, क्योंकि लेबर कम प्रोडक्शन करेगी तो ओवरऑल आपके पास कॉस्ट ज्यादा होगी। या जैसे अगर आपके पास इंडिया है तो इंडिया में तो आपके पास चीप लेबर है, यहां पे आपको मशीनरी महंगी पड़ेगी, ठीक है। या कोई ऐसी कंट्री है जहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहां पे आपको मशीनरी ज्यादा सस्ती पड़ेगी और लेबर आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी। तो एक इकोनॉमी को यहां पे डिसाइड करना है कि क्या मैं यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाऊंगा या मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाऊंगा। अब यहाँ पे जो इकोनॉमी है ये अपना जो डिसीजन है ये देखेगी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर कितने अवेलेबल है। अब हमारे इंडिया में तो भर के लेबर अवेलेबल है, यहाँ पे वो लेबर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो टेक्नोलॉजी है, जो कॉस्ट है मशीनरी की, उसकी मुझे कितनी पड़ रही है। अब जो लेबर भी अवेलेबल है वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी यहां पे इफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अच्छा ठीक है, आपने ये डिसाइड किया मुझे क्या बनाना है, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। तीसरा आपके पास है किसके लिए आप बनाओगे। आपके पास दो कैटेगरीज है, रिच एंड पुअर। दो तरह के लोग आपकी सोसाइटी के अंदर है। अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, इन रिसोर्सेज से हर एक इंसान के लिए तो आप बना नहीं सकते हो हर एक चीजें। जैसे हमारे इसमें कंट्री के अंदर या हमारी स्टेट के अंदर भी कहते हैं हमारे जो नेता है, पहले तो जीत जाते हैं फिर बाद में कहते हैं कि हम आप सभी को एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं सकते हैं। इसी तरह से इकोनॉमी के अंदर भी यही होता है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम हर एक के लिए हर एक चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर को, एक इकोनॉमी को डिसाइड करना है आइदर वी विल प्रोड्यूस फॉर रिच और पुअर। अब यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट इनके अंदर है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप गरीबों के लिए ज्यादा बनाओगे तो सोशल जस्टिस इंक्रीज होगा, सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा, जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस होगी। लेकिन यहाँ पे आपको कॉस्ट भी लगेगी। कॉस्ट क्या लगेगी, यहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो आगे आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ओवरऑल जो कंट्री का जीडीपी है वो भी कम होगा। अब यहाँ पे अगर आप रिच के लिए बनाओगे तो यहां पे आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, मतलब ओवरऑल जो जीडीपी है वो ज्यादा होगी। तो यहां पे आपको डिसाइड करना है, अब आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर पुअर ताकि आप सोशल इक्वालिटी को प्रोड्यूस करो, सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करो, या आपको जीडीपी इंक्रीज करना है या प्रॉफिट इंक्रीज करना है। ये एक इकोनॉमी को डिसाइड करना है। अब ये तो हो गए तीन क्वेश्चन जो हर एक इकोनॉमी को हो, चाहे वो डेवलप हो, अंडर डेवलप हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। अब कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ अंडर डेवलप कंट्रीज जैसे इंडिया ही फेस करती है। जैसे हाउ टू अचीव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूटिलाइज भी कर रहे हैं लेकिन फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सम टाइम रिसोर्सेज लाइक लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल है, इनको हम फुली यूटिलाइज नहीं करते हैं। जब फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लो प्रोडक्शन होगी, लो प्रोडक्शन होगी तो जीडीपी भी हमारे पास कम ही होगा। इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज हैं उनकी हम ग्रोथ कैसे अटेन करेंगे। जैसे हमारे पास ऑयल भी है, गैस भी है, मिनरल्स भी है, लेकिन आर नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी।
हमें इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है हमें आता ही नहीं है। जैसे अगर आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिस तरह जैसे वो उनको इस्तेमाल करें। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन जंगल्स में, अब उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन पेड़ों को काट सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हार्ड वहां पे पेड़ है, तो वो वहां पे अनयूटिलाइज्ड ही रहते हैं। तो फिर जब हम उनको अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगी, तो जीडीपी भी कम होगा। अच्छा, अभी तक तो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, ये प्रॉब्लम है, ये हाउ टू प्रोड्यूस है, व्हाट टू प्रोड्यूस है, फॉर होम टू प्रोड्यूस है। अब हम इनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। अलग अलग इकोनॉमीज में अलग अलग इनके सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फ्री इकोनॉमी में किस तरह से इनका सॉल्यूशन निकलेगा। अब फ्री इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पे मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किस तरह से हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। यहां पे जितने भी आंसर होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, फॉर होम टू प्रोड्यूस हो गया, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर किस पे डिपेंड करेंगे? प्रॉफिट पे। जैसे प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच हैव हाई डिमांड। अब यहां पे जितने भी डिसीजन होंगे वो डिमांड एंड सप्लाई पे होंगे, यानी मार्केट फोर्सेस पे। अब आप वो चीज प्रोड्यूस करोगे जिसकी डिमांड बहुत हाई होगी। अब ऐसी चीजें प्रोड्यूस नहीं करोगे कि मार्केट में उनको कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आप क्यों वो प्रोड्यूस करोगे? जब हाई डिमांड होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। आप वो चीजें प्रोड्यूस करोगे जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, आप वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे जहां पे आपको ज्यादा प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट कम पड़ेगी और प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। और उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करोगे जो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। यानी यहां पे सब कुछ किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा? प्रॉफिट। यहां पे प्रॉफिट चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जस्ट अपोजिट ऑफ मार्केट इकोनॉमी। यहां पे जितने भी डिसीजंस होंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, फॉर होम टू प्रोड्यूस हो गया, ये किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा? सोशल वेलफेयर। हम वो चीजें प्रोड्यूस करेंगे जिससे सोशल वेलफेयर इंक्रीज करेगा। हम वो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जिससे सोशल वेलफेयर होगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। हम उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे जिससे उनकी जो लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इंक्रीज होगा। चाहे यहां पे हमें प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो, यहां पे हम प्रॉफिट की टेंशन नहीं लेंगे। यहां पे अगर हमारे पास टेंशन है तो वो है सोशल वेलफेयर की। हमारे जो भी आंसर है वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे। तीसरा हमारे पास है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है और वेलफेयर भी है। ठीक है, तो जो हमारे पास मार्केट इकोनॉमी है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, दोनों के फीचर्स कहां पे मिलते हैं? दोनों के फीचर मिलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, अब यहां पे सोशल वेलफेयर भी है और प्रॉफिट भी है। जब भी हमारे पास जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, जब वो एक्सप्लॉइट करेगा कंज्यूमर को, तब गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट जो है वो देखेगी सोशल वेलफेयर कैसे इंक्रीज होगा। जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो देखेगा मेरा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ध्यान रखेगी सोशल वेलफेयर का और प्राइवेट इंडिविजुअल ध्यान किसका रखेगा? प्रॉफिट का। तो यहां पे प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर आर बैलेंस्ड, वो पैरेलल में चलेंगे, जैसे हमारे पास इंडिया के अंदर है। ये हो गया हमारे पास खत्म। अब यहां से हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो किसको कहते हैं? ये एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, एक कर्व है जो शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यानी एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन कॉम्बिनेशंस को शो करती है विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। इन गुड्स को आप प्रोड्यूस कर सकती हो विद अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास एक खेत है, मैं आपको कहूंगा इस खेत के ऊपर आपने राइस और वीट उगानी है। ठीक है,
अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो का क्या काम है, वो देखेगी ये जो आपके पास जमीन है, इस जमीन से आप राइस और व्हीट कितना उगा सकते हो, यानी मैक्सिमम। ठीक है, वहां से आगे आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसी को यहाँ पे ये शो करेगी। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस है, जो रिसोर्सेज है वो फिक्स है। ऐसा नहीं कि आप ये लैंड है फिर दूसरा लैंड है फिर तीसरा लैंड है, नहीं। जो रिसोर्सेज है वो आपके पास फिक्स है, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो फिक्स है, और रिसोर्सेज को आप फुल्ली एंड एफिशिएंटली इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, इसको हम प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं। बाउंड्री क्यों कहते हैं बाउंड्री? एज इट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या शो करती है? मैक्सिमम प्रोडक्शन। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना आप कर सकते हो वो शो करती है, यानी ये आपके पास एक बाउंड्री है, इससे बाहर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। फिर इसी करो को हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन करो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हर चीज के पीछे एक वजह होती है, बिकॉज it indicates that if more good of X is to be produced, then the factors of production will have to be withdrawn from the production of good Y. अब देखो, आपके पास एक खेत है, आप यहाँ पे राइस और व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप चाहते हो राइस ज्यादा प्रोड्यूस करो, जो आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे पास होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी जिन चीजों से आप व्हीट प्रोड्यूस कर रहे थे वो अब आपको इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे, यहां पे ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे, तभी जाके राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है ना? और इसकी प्रोडक्शन कम होगी। यानी यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाता है, एक चीज आप ज्यादा उगाना चाहते हो तो दूसरे से आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां पे ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे। इसलिए इस करो को हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करो भी कहते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं, एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो भी कहते हैं। डायरेक्ट इन नामों से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, यहां पे मैंने इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है। अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उनसे आप गाड़ियां बना रहे हो और फूड प्रोडक्शन कर रहे हो। यानी ये आपके पास रिसोर्सेज है, एक साइड से आप गाड़ियां बना रहे हो, एक साइड से आप खाने की चीजें बना रहे हो। सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया? मैं ना पहले खाने की कोई भी चीज नहीं बनाऊंगा, जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं सभी से मैं गाड़ियां बनाऊंगा, और आपने 25 गाड़ियां बनाई। ठीक है, फिर आपको खाने की भी जरूरत पड़ी, आपने सोचा अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना 100 यूनिट्स खाने की चीजें बनाता हूं। जब आप 100 यूनिट्स खाने की चीजें बनाओगे तो कुछ रिसोर्सेज आपको खाने के ऊपर अब ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो अब क्या होगी, आपकी जो गाड़ियों की प्रोडक्शन है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि आपने वहां से रिसोर्सेज हटा के किसके ऊपर लगा दिए? प्रोडक्शन ऑफ फूड के ऊपर लगा दिए। पहले आप 25 गाड़ियां बनाते थे, अब आप 23 गाड़ियां बना रहे हो। ठीक है, अब अगर आपने 200 यूनिट प्रोडक्शन की फूड की, तो यहां पे गाड़ियां और कम करनी पड़ेगी। जो भी आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं, अगर आप एक चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो दूसरी की ऑटोमेटिकली कम होगी। क्यों? क्योंकि आप यहां से रिसोर्सेज हटा के इसके ऊपर लगाओगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है यही शो कर रही है। जैसे पहले हम फूड प्रोडक्शन जीरो कर रहे थे और गाड़ियां आप बना रहे थे 25, यानी P1 इसको मैंने रखा। फिर आपने डिसाइड किया मुझे फूड की प्रोडक्शन 100 करनी है और गाड़ियों की प्रोडक्शन मुझे 23 करनी है। दूसरा पॉइंट आ गया। इसी तरह से फिर आपने डिसाइड किया मुझे जो है फूड की प्रोडक्शन 200 यूनिट्स करनी है और नंबर ऑफ कार्स फिर 20। इसी तरह से आगे एंड सो ऑन। अब यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे बताओ, ये जो आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, इसके बाहर मेरा पॉइंट पी है। क्या इतनी चीजें आप प्रोड्यूस कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, मान के चलो ये ऐसे, इस पॉइंट पे 20 आपको कार बनानी है, 500 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं ये फूड प्रोडक्शन। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है।
क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो शो करती है कि भाई मैक्सिमम आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो विद गिवन रिसोर्सेज, यहां से आगे आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए एनी पॉइंट आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, वो कैसा है, आपने कहना है वो अनअटेनेबल है, वो हम अटेन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई पूछेगा अच्छा इसके अंदर क्या है, जैसे P7 है, आपने कहना है ये अटेनेबल है, यहां तक हम जा सकते हैं, हम इसके आगे भी जा सकते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपने अभी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं किया है। यानी यहां पे मान के चलो आप 10 गाड़ियां और 200 यूनिट्स ऑफ फूड प्रोड्यूस कर सकते हो, हालांकि आपके अंदर कैपेसिटी है इतनी, 10 गाड़ियों के साथ आप 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यानी यहां पे एनी पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या है, अटेनेबल है, लेकिन रिसोर्सेज अभी फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। यहां पे सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे है। ठीक है, जब आप इसको उठा के यहां पे जाओगे तो इस लाइन पे सब कुछ ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो फुली एम्प्लॉयड है, यानी यहां पे आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। अब यहां पे एक चीज है, मैंने आपको क्या कहा था एजम्पशन के अंदर, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो रहेंगे फिक्स, टेक्नोलॉजी वो रहेगी फिक्स। अगर इनके अंदर कोई भी चेंज होगी ना, जैसे चेंज इन रिसोर्सेज हो गई, पहले आपके पास एक लैंड थी, अब आपके पास दो जमीनें बन गई, तो फिर क्या होगी, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगी। रिसोर्सेज बढ़े तो शिफ्ट फॉरवर्ड, रिसोर्सेज कम हो गई, फ्लड आ गया, आधी जमीन फ्लड के अंदर चली गई, अब जो आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट हो गई, आपके पास जो फूड प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव हो गई, तो यहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो आगे हो जाएगी, इस वक्त रोटेट होगी, शिफ्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शिफ्ट, क्योंकि गाड़ियों की टेक्नोलॉजी अभी वही है, गाड़ियां उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहां पे हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज लगाए, उसी उसी रिसोर्सेज के ऊपर हमारे पास अब ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, किसकी वजह से, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की वजह से, तो यहां पे रोटेशन होगा। ओके, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ियां बनाने की टेक्निक बढ़ गई, टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई, तो वो इंक्रीज हो जाएगी, जो फूड प्रोडक्शन है वो वैसी की वैसी रहेगी, तो यहां पे भी रोटेशन होगी। अब अगर आपके पास दोनों चीजों में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, गाड़ियां बनाने की भी टेक्नोलॉजी आपके पास इंप्रूव हो जाएगी और फूड प्रोसेसिंग की भी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाएगी, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अब एक चीज आपने ऑब्जर्व की, जो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है ना, ये ऊपर की तरफ नहीं है बल्कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, क्यों है, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो स्लोप्स डाउनवर्ड, क्यों है भाई, इस वजह से है बिकॉज इन ए सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन, जब हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उनको फुली यूटिलाइज करेंगे और रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स हैं, हम दोनों चीजों को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। आप चाहते हो राइस इंक्रीज करना, वीट भी इंक्रीज करना, अब ऑलरेडी आपके पास एक ही जमीन है, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रही है, रिसोर्सेज के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों चीजें आप एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो राइस को इंक्रीज करना तो वीट को आपको घटाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो वीट को बढ़ाना तो राइस को आपको कम करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारे पास जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी इस तरह से अंदर की तरफ। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कनकेव एंड कन्वेक्स में। कन्वेक्स इस तरह से हो गया, यानी उस टाइम पे ये और ये खुला होता है। ठीक है, अब कनकेव में अंदर की तरफ होता है, यानी पूरा बंद हो गया, ये हो गया कनकेव, और कन्वेक्स में बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है ये कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। इसके पीछे क्या वजह है, बिकॉज
each additional unit of good X, more and more unit of good Y will have to be sacrificed. जितना आप एक चीज को बढ़ाओगे उतने आपको दूसरा चीज कम करना पड़ेगा. आप चाहते हो वीट को इंक्रीज करना, ठीक है, ये पॉइंट था. आप चाहते हो वीट इंक्रीज करना, तो क्लॉथ्स कम और वेट ज्यादा. ठीक है, एक वजह इसकी ये है. दूसरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स टेंड्स टू इंक्रीज. यहां पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, एंड जो आपके पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये भी इंक्रीज होगी. अब ये क्या बला है इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है. ठीक है, अब यहां पे मैंने दो एफ और जी दो पॉइंट्स लिए हैं. यहां पे हमारे पास अंडर यूटिलाइजेशन या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है. इस लेवल पे फुल यूटिलाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट है, और बाहर अगर कोई भी पॉइंट होगा वो अनअटेनेबल होगा, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते. अब कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज दैट यू गिव अप व्हेन यू मेक अ चॉइस. आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, आपने इसको चूज किया, इसको छोड़ दिया. ये जो आपने छोड़ा ना, इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, जैसे सपोज आपके पास 500 रुपए. अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या आप किताब खरीदोगे या आप मूवी देखोगे. अगर आप किताब खरीदोगे तो ये आप नहीं खरीद सकते हो. अगर आप मूवी देखने जाओगे फिर आप किताबें नहीं खरीद सकते हो. तो यहां पे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैं किताब खरीदूंगा. जब आप किताब खरीदोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी? गो टू द मूवी. यानी जो मूवी देखते हुए आप फन, आपको मजा आता, आपको वहां पे एक्सपीरियंस आता, वो तो आपको नहीं आएगा. तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी जो आपने खोया, जो आपने लूज किया, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. या फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया ये 500 रुपए ना मैं मूवी पे खर्च करूंगा. अब आप बुक नहीं खरीद सकते हो. बुक से आपको जो नॉलेज मिलता, जो एंजॉयमेंट मिलती, वो अब आपके पास नहीं है. तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट यू लूज, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यहां पे एक और एग्जांपल से इसको हम और अच्छे से समझेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड है, ठीक है, जमीन है. जमीन के आपके पास यूजेस है. आप उसके ऊपर वीट उगा सकते हो, राइस उगा सकते हो, मेज उगा सकते हो, या शुगर कैन उगा सकते हो. अब इनकी मार्केट वैल्यू है. वीट अगर आप मार्केट में बेचोगे 10,000 की, उसके बाद राइस आपको 8,000 की बेच के आपको मिलेगा, उसके बाद मेज को आपको मिलेगा 7,000, एंड शुगर कैन आप बेच सकते हो 12,000 में. जरा आपसे मैं पूछूंगा, जरा मुझे बताओ, आप इन चीजों में से कौन सी चीज प्रोड्यूस करोगे? ऑब्वियस सी बात है, बिना सोचे आप बोलोगे शुगर कैन, क्योंकि यहां पे मुझे सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. ठीक है, अब मैं आपको कहूंगा अच्छा बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. आपके पास इससे जो सेकंड बेस्ट यूज था, यानी अगर आप ये नहीं करते फिर दूसरे नंबर पे क्या करते? फिर दूसरे नंबर पे आप वीट प्रोड्यूस करते, क्योंकि वहां पे आपको मिलते 10,000. तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपने एक चूज किया, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बेस्ट अल्टरनेटिव था ना, वही आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने अच्छे से समझा. अब हम बात करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं? यहां पे भी एज्यूम करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी. एलोकेशन इन यूज टू इज इंक्रीज्ड, देयर इज अ लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज वन. आपके पास दो चीजें, आप चाहते हो कि जो यूज टू है, जो आउटपुट टू है, ये मेरा बढ़े. जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि यहां से आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इधर शिफ्ट करोगे. इधर शिफ्ट करोगे तो एक आपका बढ़ेगा, दूसरा घटेगा. जैसे इसको मैं रखूंगा राइस, इसको रखूंगा मैं वीट. आप चाहते हो वीट को बढ़ाना तो राइस घटाने पड़ेंगे. अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज द रेट एट विच आउटपुट इन यूज वन इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज टू. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये स्टडी करता है कौन से रेट पे यहां पे लॉस होता है इन ऑर्डर टू गेन दिस वन.
हमारे पास क्या रेट है, कौन से रेट से हमारा लॉस इंक्रीज हो रहा है और हमारा गेन बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी। यहां पे हमारे पास फार्मूला क्या है, चेंज इन Q1, यानी हमारे पास लॉस कितना हो रहा है अपॉन चेंज इन Q2। इसको और हम अच्छे से यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप दो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। ठीक है, पहले आपने डिसाइड किया अच्छा मैं सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोड्यूस करूंगा गुड वाई। आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक है, या आपको इसके 10,000 रुपए मिल गए। फिर आपने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स 1 यूनिट किया, आपको 1 रुपये मिला, और यहां पे आपको 9,000 मिला। कितना लॉस हुआ, 9,000 माइनस 10,000। ठीक है, अपन गैन कितना हुआ, 1 - 0, तो आपके पास आएगा 1,000। तो ये आपके पास क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। इसी तरह से नेक्स्ट में अगर आप देखोगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉस अपॉन गेन आपको याद रखना है। यहां पे जरा मुझे बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों को माइनस 7,500 माइनस 9,000, सॉरी ऊपर से माइनस करना है क्योंकि वरना मेरे पास नेगेटिव आएगा। ये 9,000 माइनस 7, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 7,500, और नीचे पे आपको क्या करना है, 2 - 1। ठीक है, तो आपके पास आएगा 1,500 अपॉन 1। अपॉन 1 का कोई फायदा नहीं है, आप इसको लिख सकते हो 1,500। तो ये आपके पास क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो, एज रिसोर्सेज आर कॉन्टिन्यूसली शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2, हमने पीछे पढ़ा कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ये बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, हमने देखा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी होता है चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। आपके पास प्रोडक्शन हो रही थी कार की और दूसरे साइड हो रही है फूड प्रोडक्शन। आप मुझे बताओ, आप चाहते हो कि फूड ज्यादा में इंक्रीज करो, आप यहां से रिसोर्सेज निकाल के यहां पे इस्तेमाल करोगे। आप मुझे एक चीज बताओ, जो एफिशिएंसी उनकी यहां पे थी, क्या वही एफिशिएंसी यहां पे होगी, जिस एफिशिएंसी से जो एक्सपर्टीज उनको गाड़ियां बनाने में थी, क्या वही एक्सपर्टीज फूड प्रोड्यूसिंग में है, नहीं। तो इस वजह से हमारा जो लॉस है ना, ये इंक्रीज होगा, गेन कम होगा। दैट्स वाई जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये कंटिन्यूअसली बढ़ती है, क्योंकि वो एफिशिएंसी उधर है ही नहीं। जब आप एक चीज से दूसरे में शिफ्ट कर रहे हो फिर वो मजा नहीं है। यहां पे मैंने और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे यहां पे वीट एंड क्लॉथ्स की मैंने एग्जांपल ली है। आप ये वेट प्रोड्यूस कर रहे थे, इसके कंपैरिजन में इतने कपड़े आप प्रोड्यूस कर रहे थे। अब देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या निकलेगी, ये आपके पास लॉस हो रहा है तो चेंज इन लॉस 100 माइनस 90 आ गया 10, 25 माइनस 0 आ गया 25। ठीक है, तो आ गया 0.4। इसी तरह से 90 माइनस 70 आ गया 20, 50 माइनस 25 आया 25। यानी अपॉर्चुनिटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट बढ़ रही है, पहले 0.4, 0.8, 1.234, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये बढ़ रही है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। अब देखो ऊपर से नीचे ये हमारे पास क्या है, लॉस है, 10 का लॉस है। ठीक है, और यहां से इधर तक ये हमारे पास प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, जीरो से था, पहले जीरो था, अब 25, यानी 25 माइनस जीरो, यहां पे भी वही आएगा। ठीक है, ए टू बी। फिर आप देखो बी टू सी, बी टू सी आपके पास क्या है, 70 90 माइनस 70। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले 25 अब हो गया 50, यानी 50 माइनस 25। तो इसी तरह से जो यहां पे है इसको मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कॉस्ट हमारे पास जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, बिकॉज
जो एक्सपर्टीज उनको वीट प्रोडक्शन में थी, अब वो क्लॉथ प्रोडक्शन में नहीं है। हालांकि कपड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना एफिशिएंटली वो वीट में प्रोडक्शन करते, वो अब यहाँ पे नहीं रहा। दैट्स वाई जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, इसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होता है एंड कनकेव टू द ओरिजिन। तो यहां पे हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है। जो हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, ये वाला चैप्टर यहां पे हो जाता है कंप्लीट। रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर आपने करना है।